हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी गवर्नमेंट स्कीम सीरीज का एक और पार्ट। और आज की हमारी स्कीम्स है जो कि हम डिस्कस करेंगे स्वामित्व स्कीम एंड उड़ान स्कीम। तो जिसने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके पहले के पार्ट देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ जिसको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते अपनी फर्स्ट स्कीम की तरफ, स्वामित्व स्कीम की तरफ। तो सबसे पहले बात करें अगर हम स्वामित्व स्कीम की, तो ये स्कीम लॉन्च की गई थी हमारी ईयर 2020 में। और कौन से दिन? जिस दिन पंचायती राज बनाया जाता है इंडिया में। तो पंचायती राज डे कब बनाया जाता है इंडिया में? अप्रैल 24 को। तो ये स्कीम लॉन्च की गई थी आपकी अप्रैल 24 2020 में। और इसको रिसेंटली क्या हुआ, 5 साल कंप्लीट हो गए, 5 इयर्स कंप्लीट हो गए, इसलिए ये पीआईबी में दोबारा न्यूज में थी। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है आपका, जो ये स्वामित्व स्कीम है इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? तो इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ये इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आपका, स्वामित्व स्कीम की फुल फॉर्म। तो स्वामित्व स्कीम की फुल फॉर्म क्या है आपकी? सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ये आई से ये वाला आई है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मार्क नहीं किया है, ये वाले आई से मतलब ये इम्प्रोवाइज्ड है। ठीक है, तो ये इनकी फुल फॉर्म है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो हम स्वामित्व स्कीम की बात करते हैं इसमें जो ये टी है वो किसके लिए स्टैंड करता है? तो टी किसके लिए स्टैंड करता है? टेक्नोलॉजी के लिए। आई किसके लिए स्टैंड करता है? इम्प्रोवाइज्ड के लिए। ठीक है, तो आपसे यहां से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। फिर इस स्कीम का टोटल बजट एलोकेशन कितना था? 566.23 करोड़ रुपीस। कब से कब तक? 2021 से लेके 2024-25 तक। और इसको एक साल के लिए एक्सटेंड किया गया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26। अब ये तो बात कर ली हमने डाटा की। अब समझते हैं स्वामित्व स्कीम लॉन्च किस लिए की गई, किस लिए की गई, इसका काम क्या है, इससे क्या चीज होती है, वो सब चीजें डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहां पे बात की गई है हमारी विलेज एरिया की, और वो भी कौन सा? आबादी वाला। आबादी वाला मतलब जहां पे पॉपुलेशन रिसाइड करती है, जहां पे लिविंग पॉपुलेशन रहती है, उस एरिया की बात की गई है। अब वहां पे देखो, गांव में सबसे ज्यादा डिस्प्यूट किस चीज का होता है? जमीन को लेके, क्योंकि प्रॉपर लैंड मार्किंग नहीं हुई होती उस जमीन की। जो भी आपके घर मकान बने हैं उसमें प्रॉपर लैंड मार्किंग नहीं होती कि इतना एरिया मेरा है, इतना मेरा एरिया मेरा है। और उसकी वजह से क्या होता है, काफी ज्यादा डिस्प्यूट रहते हैं। और जब तक प्रॉपर लैंड मार्किंग नहीं होती है, आप उस जमीन को अपने नाम भी नहीं करवा पाते, वो आपके नाम भी नहीं चढ़ती है, मुश्तरिका खाता रह जाता है। मतलब सबकी कंबाइंड जमीन होती है, वो एक सिंगल पर्सन के अलग अलग खाते नहीं बने होते उस जमीन के, जिसकी वजह से काफी ज्यादा डिस्प्यूट भी रहते हैं। ना कि फिर आप उस जमीन को कोलेटरल के रूप में रख के बैंक से लोन भी नहीं ले सकते हो, कुछ भी चीज नहीं हो पाती है। फिर कल को अगर जैसे समझ लो एक ग्राम पंचायत है, उसको कुछ डेवलपमेंट करनी है, तो कुछ जमीन की जरूरत है, तो वो उसको एक्वायर भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो जमीन पहले से ही नहीं बटी हुई, क्योंकि उसका असली मालिक कौन है, क्योंकि वो कंबाइंड होती है जमीन। तो यहाँ पे अगर एक्वायरिंग करनी हो लैंड की, चाहे समझ लो रोड चौड़ी करनी है, या कोई पार्क बनाना है, या कोई कम्युनिटी सेंटर बनाना है, और आपको जमीन एक्वायर करने की जरूरत पड़ रही है, तो आप उसको प्रॉपरली एक्वायर नहीं कर पाते, क्योंकि वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई होती लोगों के बीच में। इसलिए ये स्वामित्व स्कीम लाई गई है। इसमें क्या है ऑब्जेक्टिव इसका? सबसे पहले कि जो जमीन के प्रति लोगों में झगड़े होते हैं उसको कम करना किया जाए, प्रॉपर जो जमीन है वो इनके मालिकों के नाम की जाए, जिससे क्या होगा, डिस्प्यूट कम सबसे कम होंगे। दूसरा, जब जमीन अगर समझ लो जिस आदमी की है उसके नाम हो जाएगी, तो वो क्या कर सकता है, उस जमीन को गिरवी रख के बैंक से लोन ले सकता है। जैसे अगर समझ लो आपने हाउस लोन लेना है, तो हाउस लोन की कंडीशन क्या होती है, जो लैंड है वो आपकी अपनी होनी चाहिए। ठीक है, वो लैंड आपके नाम होनी चाहिए, तभी आपको हाउस लोन मिलता है, वरना आपको हाउस लोन नहीं मिलता। तो समझो अगर ये लैंड आपके नाम होगी नहीं, आपका जो जमीन है वो 4 भाइयों में या आसपास के जो 4 लोग हैं उनके बीच में कंबाइंड होगी, और आपके अकेले के नाम नहीं होगी, आपकी जो एरिया है, जो आपका पोर्शन है वो आपके नाम नहीं होगा, तो आपको उस पर हाउस लोन नहीं मिलेगा। तो ये दिक्कत आती है। तो ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रॉपर लैंड मार्किंग करना, जो जमीन का असली मालिक है उसको उसके हिस्से की जमीन प्रोवाइड करना, ताकि वो उसका यूज करके हाउस लोन भी ले पाए। फिर कल जैसे जो पंचायत है उसने कोई डेवलपमेंट करनी है, कोई कम्युनिटी सेंटर खोलना है, और उसको जमीन की जरूरत है, तो सीधा फिर जो उस जमीन का मालिक होगा उससे बात करेगी और उसको पैसे देके उससे सेटलमेंट करके जमीन खरीद सकती है। फिर साथ ही साथ जो आपकी प्रॉपर्टी होगी जिस जमीन पे, उसमें कितना टैक्स लगना है वो भी उसके अकॉर्डिंग ही हो पाएगा, जिस जब उसका मालिक पता होगा। तो ये सारे इसके मेन ऑब्जेक्टिव है। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है स्कीम का कि जो जमीन है उसके असली मालिक को उसकी अपनी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करना, उसका नाम उसकी जमीन चढ़ाना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का ये है। उसकी वजह से क्या होगा, आपके डिस्प्यूट भी कम हो जाएंगे, बंदे उस जमीन का यूज करके लोन भी ले सकते हैं। वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हुए। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? जो लैंड एरिया है उसका जो असली मालिक है उसको अपनी जमीन प्रोवाइड करना। अब ये कैसे होगा इस स्कीम में, वो आगे समझते हैं।
तो सबसे पहले स्कीम के तहत क्या बनाए जाएंगे आपके CORS स्टेशन। अब ये CORS स्टेशन क्या है आपका, कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन, कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन। अब ये क्या करेंगे, ये हमारे ड्रोन्स को असिस्ट करते हैं। देखो स्वामित्व स्कीम में क्या है आपका, जो लैंड मार्किंग की जाएगी, जो लैंड एरिया का डाटा बनाया जाएगा उसको स्कैन करके बनाया जाएगा, किसकी मदद से, ड्रोन की मदद से। और इन ड्रोन्स को प्रॉपर डायरेक्शन कौन देगा, ये CORS स्टेशन। अब ये जो CORS स्टेशन है ये क्या होता है आपका, जीपीएस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और ये क्या करते हैं, ये काफी ज्यादा एक्यूरेटली मार्क करते हैं। जैसे हम देखो अब पटवारी वगैरह जो होते हैं वो भी जमीन नापते हैं, वो भी मार्क करते हैं, पर उसमें एक्यूरेसी कहीं ना कहीं लैग करती है और वो काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए ये स्वामित्व स्कीम लाई गई है। अब इसमें ड्रोन सर्वे के थ्रू क्या किया जाएगा, लैंड मार्किंग की जाएगी और उस ड्रोन को पूरी गाइडेंस कौन देगा, ये CORS स्टेशन। ठीक है, कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन। और इसकी एक्यूरेसी कितनी रहती है, ±5 सेंटीमीटर की। मतलब 5 सेंटीमीटर थोड़ा ज्यादा हो सकता है, 5 सेंटीमीटर थोड़ा कम हो सकता है, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा लैंड मार्किंग में बाय यूजिंग ड्रोन विद द हेल्प ऑफ CORS स्टेशन। फिर ठीक है, फिर ग्राम सभा बुलाई जाएगी और उनको क्या किया जाएगा, उनको टेक्नोलॉजी जो है, मतलब उनके साथ ये जो पूरा सेटअप है ये डिस्कस किया जाएगा, एक नॉलेज गेन करवाई जाएगी उनको। और ये नॉलेज का प्रचार करने के लिए क्या किया जाएगा, IEC वॉल पेंटिंग, मतलब जो भी स्वामित्व स्कीम के अंदर प्रेफरेंसेस हैं, ठीक है, जो भी स्वामित्व स्कीम के अंदर बेनिफिट्स हैं वो सब आपके शो किए जाएंगे आपके पिक्चर के थ्रू, मतलब नॉलेज शेयर की जाएगी थ्रू पिक्चर्स। जो पंचायत घर की दीवारें होंगी या कम्युनिटी सेंटर्स की दीवारें होंगी उन पे ये पिक्चर्स बनाई जाएंगी ताकि आते जाते लोग इनको देखें और पढ़ें, ताकि उसको क्या होगा, वो नॉलेज शेयर होती रहेगी। फिर क्या होगा इसका, ये देखो ग्राउंड मार्किंग की जाएगी, फिर ये आपके फिक्स स्पॉट्स होते हैं इसके थ्रू मार्किंग की जाएगी, फिर आपकी ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू ये सारा डाटा कलेक्ट किया जाएगा। फिर वो अपने बैक एंड ऑफिस इस डाटा को भेज देंगे और फिर वो क्या करेंगे, बैक एंड ऑफिस वाले इस डाटा को क्या करेंगे, स्ट्रीमलाइन मैप बना देंगे, जिसमें आपका पता चल जाएगा कि ये वाला एरिया किसी राम जी का है, ठीक है, ये वाला एरिया सोहन जी का है। ऐसे करके ये डिसाइड किया जाएगा और फिर एक सभा बुलाई जाएगी, वहां बैठ के पूरा डिस्प्यूट रिजॉल्व किया जाएगा और जो मालिक होगा उस जमीन का उसको क्या दे दिया जाएगा, ये प्रॉपर्टी कार्ड दे दिया जाएगा, प्रॉपर्टी कार्ड। ऐसा करके प्रॉपर्टी कार्ड दे दिया जाएगा जिसमें आपका एरिया पूरा मेंशन होगा, ठीक है, फिर आपका खाता नंबर, खातूनी नंबर जो होता है वो सब मेंशन होगा, फिर उसमें आपका नाम मेंशन होगा कि भाई इस प्रॉपर्टी का मालिक जो है वो ये व्यक्ति है। तो आप ये प्रॉपर्टी कार्ड ले जा सकते हो बैंक में और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो, इसको आप कोलेटरल के रूप में रख सकते हो, आप KCC लोन ले सकते हो इस प्रॉपर्टी कार्ड पे, ठीक है। तो ये मदद मिल जाएगी आपको प्रॉपर्टी कार्ड की वजह से। और ये जो प्रॉपर्टी कार्ड है इसको आपको अलग से सेव करने की भी जरूरत नहीं है, इसको आप अपलोड कर सकते हो अपने किसमें, डिजी लॉकर में। ये आपके डिजी लॉकर में भी अवेलेबल हो जाएगा, कौन सा, प्रॉपर्टी कार्ड, ठीक है। तो ये थी आपकी स्वामित्व स्कीम। तो इसके 3-4 पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, लॉन्च कब हुई थी आपकी, पंचायती राज डे वाले दिन 24 अप्रैल 2020 को, ठीक है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। स्वामित्व की फुल फॉर्म, ठीक है, स्वामित्व की फुल फॉर्म। और इसमें ड्रोन का यूज किया जाता है, पर ड्रोन को डायरेक्शन देने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है, CORS स्टेशन का। तो CORS की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है आपकी, कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन, रेफरेंस स्टेशन, ये है इसकी फुल फॉर्म। और इसमें जो वेरिएशन आती है वो कितने की आती है, लगभग ±5 सेंटीमीटर की, इससे ज्यादा डेविएशन नहीं आती मार्किंग के दौरान, ठीक है। तो ये थी स्वामित्व स्कीम। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट है हमारा उड़ान स्कीम। अब ये जो उड़ान स्कीम है ये लॉन्च की गई थी हमारी 21 अक्टूबर 2016 को और इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। अब ये जो हमारी उड़ान स्कीम लॉन्च की गई थी ये किस लिए लॉन्च की गई थी, ताकि हमारा जो कॉमन पीपल है वो भी एयर फैसिलिटीज का फायदा उठा सके। तो उड़ान की फुल फॉर्म क्या है, उड़े देश का आम नागरिक। और ये किसके तहत लॉन्च की गई है, कौन से मिशन के तहत, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या एग्जांपल दिया है कि इंडिया में अगर आपको टैक्सी बुक करनी है तो टैक्सी में भी जो किराया होता है वो कितना का होता है, मिनिमम लगभग ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 10 रुपीज पर किलोमीटर का किराया आता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अब उड़ान स्कीम के तहत आपको एयर फैसिलिटी दे रहे हैं जिसमें आपको जो एवरेज किराया आएगा वो कितना आएगा, ₹5 पर किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या है, फिक्स कर दिया गया है। यहाँ पे उड़ान स्कीम में क्या फिक्स कर दिया गया है, अगर जो व्यक्ति है उड़ान स्कीम के तहत जो फ्लाइट्स उड़ रही हैं उसमें अगर ट्रैवल कर रहा है तो उसको कितना किराया आएगा,
अगर वो ट्रैवल कर रहा है प्लेन से तो उसको 1 घंटा या फिर 500 किलोमीटर, इसका किराया कितना होना चाहिए? लगभग 2500 रुपए, उससे ज्यादा नहीं। और अगर वो हेलीकॉप्टर से ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ एन आवर या फिर 500 किलोमीटर, वो भी 2500 रुपए में। तो इनका मेन फोकस क्या है? जो हमारे कॉमन पीपल है, जो कि इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते थे पहले फ्लाइट्स के लिए, उनको भी क्या है, फ्लाइट सेवा प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ पे इन्होंने बेस्ट एग्जांपल क्या दिया है कि देखो, हमने एयर इंडिया का जो लोगो है उसको ही चेंज कर दिया। पहले एयर इंडिया का लोगो ऐसे डिपेक्ट करता था, जो ये क्या है, एक तरीके से पोशाक है आपकी, जो जैसे बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में होती है, जो दरबान खड़े होते हैं वो ऐसी पोशाक पहनते हैं। तो यहाँ पे 5 स्टार 7 स्टार होटल पे आता कौन था? जिस व्यक्ति की जेब में पैसे होंगे। तो उन्होंने क्या किया, एयर इंडिया के लोगो को ही चेंज कर दिया। अब इस लोगो को कैसा बना दिया? ऐसा बना दिया, कॉमन पीपल को डिपेक्ट करने के लिए, कि भाई अब हमारी जो सर्विस है वो कॉमन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लॉन्च की गई? आपकी उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। पर इसमें आपके कुछ कुछ रूट्स बनाए गए हैं जिसमें ये स्कीम्स जो है, ये फ्लाइट्स जो है, सस्ती वाली फ्लाइट्स चलेंगी। और साथ ही साथ उन जो फ्लाइट्स की कैपेसिटी होगी कि कितने पैसेंजर्स लेके जा सकती है, वो भी डिफरेंट होगी फ्रॉम नॉर्मल कैटेगरीज। अब यहाँ पे क्या चीज चेंज की गई है वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अगर हम माइलस्टोन की बात करें तो यहाँ पे आपके ये जो माइलस्टोन है, इतना याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका मेन है ये वाला, जो हमारी वायबिलिटी गैप फंडिंग है, वो कितनी है? टिल 13 मार्च 2025 ये है आपकी 4023.37 करोड़ रुपीस। अब ये वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है आपका? देखो, अब ये जो सस्ती फ्लाइट प्रोवाइड की जा रही है, इसमें क्या है, सस्ती जो कंपनीज हैं, जो फ्लाइट कंपनीज हैं, उनको नुकसान हो रहा है, उनकी उतनी भरपाई नहीं हो पा रही, उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो उनको नुकसान से बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो फंड देती है उन कंपनीज को, ताकि आप ये सस्ती कीमतों पे चलाइए, कोई नहीं, आपका जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हम कर देंगे। तो इसको क्या बोला जाता है? वायबिलिटी गैप फंडिंग। वैसे बेसिकली कितनी रेशो में होती है? 20:20 में। मतलब 20% जितना भी नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, और 20% स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, बेसिकली ये होता है। पर ये किसी किसी केस में चेंज हो जाता है, ये 60% भी हो जाता है, मतलब 30% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, 30% स्टेट गवर्नमेंट। पर वो कंडीशन अलग है। कहीं 80% भी है किसी किसी क्राइटेरिया में, पर वो अलग अलग कंडीशंस में। बेसिकली क्या होता है आपका? 20-20% होता है, कि 20% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 20% स्टेट गवर्नमेंट देगी। ये होता है आपका वायबिलिटी गैप फंडिंग। जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करने के लिए फंड दिया जाता है, ताकि आप ये सस्ते दर पे ही चलाते रहिए, कोई बात नहीं, आपका नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई इस फंड के थ्रू की जाएगी। उसको बोला जाता है वायबिलिटी गैप फंडिंग, और ये 20-20 की रेशो में होता है बेसिकली। पर अगर कोई कोई क्राइटेरिया चेंज किया जाए तो ये 60% भी हो जाता है जिसमें 30-30 की रेशो रहती है, 80% भी हो जाता है जिसमें 40-40 की रेशो रहती है। पर उतना डीप मेरे ख्याल से आपसे पूछा नहीं जाएगा। बेसिकली वायबिलिटी गैप फंडिंग 20-20 की रेशो में होती है, 20% सेंट्रल गवर्नमेंट, 20% स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे कि ये जो माइलस्टोन है, ये जो इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं इसकी उड़ान स्कीम की, ये कैसे अकम्प्लिश की गई। अब यहाँ पे उड़ान स्कीम को एक मेजर हिट बनाने के लिए इन्होंने क्या क्या स्कीम्स लाई अंडर, कि क्या क्या चीजें बेनिफिट करवाई एयर कंपनीज को, ताकि वो अपनी जो फ्लाइट्स हैं वो सस्ते दामों पे चलाएं इन रूट्स पे। उसके लिए इन्होंने क्या किया, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उनको बोला है कि अगर किसी कंपनी की फ्लाइट आपकी इस एयरपोर्ट पे आ रही है तो उस पे आप कोई भी चार्जेस नहीं लोगे, लैंडिंग चार्जेस कोई भी नहीं लोगे, अगर वो फ्लाइट उड़ रही है अंडर आरसीएस फ्लाइट, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम फ्लाइट है। अगर वो किसी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंडर उड़ रही है वो फ्लाइट, तो उस फ्लाइट से आप कोई लैंडिंग चार्जेस नहीं लोगे। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा, अगर आपकी जो फ्लाइट है वो उड़ान स्कीम के अंडर, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंडर उड़ रही है, तो आपसे हम जो वैट लेते हैं, ठीक है, किस पे? एयर एविएशन टरबाइन फ्यूल पे, जो कि आपके एयरप्लेन्स वगैरह में भरा जाता है, उस पे जो वैट है वो हम 2% कम लगाएंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए साथ साथ में क्या बोला, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट 2% कम लगाएगी, हम 1% कम लगाएंगे। वैट जो है आपका एविएशन टरबाइन फ्यूल पे, उस पे 1% हम कम लगाएंगे, जो कि फ्लाइट आपकी आरसीएस उड़ान स्कीम के अंडर उड़ रही हैं उन पे। ठीक है, उन पे अगर उनको, वो वाले प्लेन्स को जो आपके आरसीएस उड़ान स्कीम के अंडर उड़ रहे हैं, उनको अगर तेल भरवाना है, एविएशन टरबाइन फ्यूल भरवाना है, तो उस पे हम वैट जो है कम लगाएंगे, 2% सेंट्रल गवर्नमेंट, 1% स्टेट गवर्नमेंट, तो मतलब 3% वैट जो है वो कम लगेगा उन फ्लाइट्स के एविएशन फ्यूल्स पे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लाइट्स जो है, फ्लाइट ऑपरेटर्स है, उनको फ्लाइट चलाना थोड़ा चीप भी पड़ेगा, तो उनको उतना लॉस नहीं होगा सस्ती फ्लाइट चलाने में। तो ये चीज है इनकी बेसिक। अब यहाँ पे आपके 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं उड़ान स्कीम के वर्जन्स के ऊपर।
तो देखो जो हमारी उड़ान 1.0 थी, उड़ान 1.0 उसमें क्या था, आपकी सबसे पहली फ्लाइट चलाई गई थी 2017 में, ठीक है। 2017 में आपकी सबसे पहली फ्लाइट चलाई गई थी, वो चलाई गई थी आपकी शिमला टू दिल्ली, दिल्ली टू शिमला बोल लो, शिमला टू दिल्ली, ठीक है। तो सबसे पहली फ्लाइट आपकी अंडर उड़ान स्कीम 2017 में चलाई गई थी शिमला से दिल्ली, ठीक है। फिर उड़ान 2.0 में क्या किया गया, उड़ान 2.0 में किया गया, जो आपके हेलीपैड्स है, हेलीपैड्स जो होते हैं जहां पे हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं, उनको भी कनेक्ट किया गया उड़ान नेटवर्क के साथ, उनको उड़ान नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया गया। फिर आपका आता है उड़ान 3.0, इसमें क्या है, जो आपके सी प्लेन्स है, सी प्लेन्स है, उनको कनेक्ट किया गया वाटर ड्रोन के साथ, ठीक है, वाटर ड्रोन्स। अब ये क्या चीज है, आपने देखा होगा एरोप्लेन जो होते हैं ऐसे, ठीक है, उनमें ऐसे नीचे ना टांगे सी बनी होती हैं और ये पानी पे लैंड कर जाते हैं, ये आपके पानी पे लैंड कर जाते हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया उड़ान 3.0 में। फिर उड़ान 4.0 में क्या किया गया आपका, इन पे ज्यादा फोकस डाला गया हमारा हिली एरियाज में, नॉर्थ ईस्टर्न में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं इनको कनेक्ट करने में उड़ान 4.0 का एम था। अब लेटेस्ट जो चल रहा है हमारा उड़ान 5.0, इसमें क्या है, आपके कैटेगरी 2 जो एयरक्राफ्ट होते हैं जिसमें आपके 20 से 80 लोग आते हैं, एंड कैटेगरी 3 एयरक्राफ्ट जिसमें 80 से ज्यादा लोग आते हैं, उन पे ज्यादा फोकस रखा गया है, किसमें, उड़ान 5.0 में। अब यहाँ पे उड़ान स्कीम को और ज्यादा बेनिफिशियल बनाने के लिए क्या किया गया, इन्होंने उड़ान यात्री कैफे खोला, उड़ान यात्री कैफे, और ये कहाँ कहाँ खुला है अभी, कोलकाता में, कोलकाता एयरपोर्ट में एंड चेन्नई एयरपोर्ट में। इसमें क्या है, अफोर्डेबल फूड प्रोवाइड करना, जो आपके एयर कस्टमर्स हैं, जो एयर यात्री हैं, उनको अफोर्डेबल फूड प्रोवाइड करना। पता है क्या हो रहा था पहले, कि आप सस्ती फ्लाइट तो प्रोवाइड कर रहे हो, पर आप जो एयरपोर्ट में खाना है वो काफी ज्यादा महंगा पड़ रहा था लोगों को, तो उसको बीट करने के लिए उड़ान यात्री कैफे खोला गया है, और ये अभी कोलकाता और चेन्नई एयरपोर्ट पे खुला है, बाकी रिसेंटली जल्दी जल्दी आपके और भी एयरपोर्ट्स में खोला जाएगा। इसमें क्या है, कस्टमर्स को सस्ता खाना प्रोवाइड हो रहा है। फिर साथ ही साथ क्या खोला गया है आपका, कृषि उड़ान स्कीम, कृषि उड़ान स्कीम। अब इसमें क्या है, ये स्कीम आपकी किस लिए लाई गई, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन है, नॉर्थ ईस्ट रीजन है, आपके हिली एरियाज है, या फिर आपके क्या कहते हैं ट्राइबल रीजन है, इसमें जो भी आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है, जो एग्रीकल्चर के थ्रू आप कोई भी चीज फसल वगैरह कुछ भी उगा रहे हो, उसको एयर के थ्रू लॉजिस्टिक करना, मतलब एयर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ले जाना सस्ते दरों पे, तो उसके लिए कौन सी स्कीम लगाई गई, कृषि उड़ान स्कीम। ये सारी चीजें जो जैसे उड़ान यात्री स्कीम है, कृषि उड़ान स्कीम है, ये सब किस लिए लाई जा रही है, ताकि ये कॉम्प्लीमेंट करे उड़ान स्कीम को और इसको और ज्यादा बगर हिट बनाए, ठीक है। तो ये था हमारी दो स्कीम्स, बहुत जल्द आपको मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।